बांग्लादेश में युद्ध छिड़ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर कब्जा कर लिया है। महीनों पहले शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन और हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। कई जगहों को आग के हवाले कर दिया गया, गोलियां चल गईं। अब भी बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 95 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसमें 14 पुलिस वाले भी शामिल हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? जो शेख हसीना 300 सीट में से 204 सीटें लाकर देश की प्रधानमंत्री चुनी गईं, वो भी हाल ही में उन्हीं के खिलाफ जनता सड़क पर क्यों आ गई? तो कहानी शुरू होती है हाई कोर्ट के एक फैसले से। फैसला क्या? कि सरकारी नौकरियों में 56% कोटा प्रणाली को बहाल कर दिया जाए, जिसे शेख हसीना सरकार ने 2018 में खत्म कर दिया था। कोटा प्रणाली खत्म करने के बाद हसीना सरकार ने 1971 युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए 30% नौकरियां आरक्षित की थी। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद बवाल हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और जो 56% आरक्षण था, हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसे सीधा 7% कर दिया गया। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण दिया गया, जो कि पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी। इस फैसले ने आग में घी का काम किया। विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शन में छात्र बड़ी भूमिका में थे। खूब आगजनी होने लगी। इसी बीच शेख हसीना का एक बयान आ गया। उन्होंने उपद्रवियों को रजाकर कह दिया। रजाकर वो थे जिन्होंने बांग्लादेशियों पर खूब जुल्म किए। 1947 के बाद से ही उनके घर के लोगों को मारा, उनकी माँ बेटियों का बलात्कार तक किया। शेख हसीना के ये शब्द लोगों के लिए जख्म में मरहम नहीं बल्कि तीर का काम कर गए। हसीना का ये शब्द सुनते ही लोग भड़क गए, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे लोगों में कई लोग वो भी थे जिनके परिवार ने 1971 भारत पाक युद्ध में योगदान दिया था, बांग्लादेश के लिए लड़े थे, रजाकर के खिलाफ लड़े थे। और यहां से ही शुरू हुई शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। लेकिन इसी बीच एक और घटना घटी। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाया। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। उन्हें वहां से उठा लिया गया। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनाया गया। जब ये कैद में थे, तब गृह मंत्री ने यह दावा किया कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही। लेकिन जब सच सामने आया तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। आंदोलनकारियों ने नरसिंगड़ी जिले में पीएम हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग करके मार डाला। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इसी से नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डरकर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकालकर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। शेख हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। उन्होंने आंदोलनकारियों को वार्ता का निमंत्रण दिया था। बकौल शेख हसीना विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा था। इसी दौरान छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि सरकार गिरने तक शाहबाग में आवाम प्रदर्शन जारी रखेगी। इस्लाम ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को आतंकवादी बताया और कहा कि उन्हें सड़कों पर तैनात किया गया है। उसने कहा कि आवामी लीग देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहती है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने रविवार शाम ढाका में 2 न्यूज़पेपर के ऑफिस पर भी हमला किया था। अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के ऑफिस में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने कांच के दरवाजे और पैनल तोड़ डाले। कुछ ही देर बाद बंगला अखबार
रूपन तोर समाचार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया, यहां भी उन्होंने तोड़फोड़ की। मामला इतना बिगड़ गया कि आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अब स्थिति ये है कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास को घेर चुके हैं, उसमें दाखिल हो चुके हैं, वहां के बेड पे लेटकर वीडियो बना रहे हैं और अब स्थिति आगे क्या होगी पता नहीं। मामला गंभीर होता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो भी व्यक्ति अब पीएम बनेगा, क्या वो ये स्थिति को नियंत्रण कर पाएगा, या जो कहानी आरक्षण से शुरू हुई थी, क्या वो उसी आरक्षण को वापस पहले वाले आरक्षण को बहाल करके ही समाप्त होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।